स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 10 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें और साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर और इसी के साथ कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि अभ्युदय पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका की शुरुआत की थी। इसके साथ ही देखा जाए तो अभी हाल ही में 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस भी मनाया गया था। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस मनाया गया था, जो उनका जन्म 1861 में हुआ था और ये इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही देखा जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1909 में, 1918 में और 1932 में। इसके साथ ही महामना की उपाधि इन्हें प्राप्त थी। महामना की उपाधि जो इन्हें दी थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। और इसके साथ ही 1887 में इन्होंने अपनी पत्रकारिता के कैरियर की शुरुआत हिंदुस्तान नामक हिंदी दैनिक से की थी और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कुछ पत्रिकाएं अपनी ओर से शुरू की और संपादन भी किया। 1889 में इंडियन ओपिनियन का संपादन किया। उसके बाद 1907 में उन्होंने स्वयं अपनी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम अभ्युदय था। इसके साथ ही 1910 में मर्यादा नामक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की। फिर इसके साथ ही 1924 में लाला लाजपत राय, AMR जयकर और घनश्याम दास बिरला की सहायता से हिंदुस्तान टाइम का अधिग्रहण किया इन्होंने। फिर उसके बाद इनके ही प्रयासों से 1936 में हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान की शुरुआत की गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद इन्हें मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया और इनके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारतीय भाषाओं में मुफ्त डोमेन को प्रदान करने की घोषणा की है। ओपेरा, गूगल क्रोम, निक्सी, मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका आंसर होगा निक्सी। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में मुफ्त डोमेन नाम की बुकिंग की सेवा प्रदान की है। 22 आधिकारिक भाषाएं संविधान के अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में 22 हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें मुफ्त डोमेन की बुकिंग की सेवा प्रदान की गई है। इसके साथ ही देखा जाए तो सभी स्थानीय भाषाओं में मुफ्त डोमेन ईमेल प्रदान करेगा। इसके साथ ही ये स्थानीय भाषाओं में क्या मुफ्त ईमेल भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डोमेन नाम को अपनाना है। भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसके साथ ही यह देश में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर लाभकारी कंपनी है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन है केन्या, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता को तो करेगा ही, इसके साथ ही अन्य 2 और समितियों की अध्यक्षता इसे प्राप्त हुई है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसकी अध्यक्षता करेगा जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति है, लीबिया प्रतिबंध समिति है और आतंकवाद रोधी समिति है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो तब तालिबान प्रतिबंध समिति 1988 में स्थापित की गई थी और इसे 1988 की प्रतिबंध समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान जो कि भारत का एक मित्र देश है उसमें शांति प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस समिति की अध्यक्षता मिलने से भारत इस पर एक अपनी अलग दृष्टिकोण रख सकेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो लीबिया प्रतिबंध समिति, इसे 1970 की प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है और यह लीबिया के खिलाफ प्रतिबंधों के लिए जिम्मेदार है और यह हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित
करता है और आतंकवाद से संबंधित धन जमा करने से संबंधित चीज़ों को पर दृष्टि रखता है। इसके साथ ही देखा जाए तो आतंकवाद रोधी समिति का गठन 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 हमले के बाद किया गया था। भारत में 2011-12 में भी इसी समिति की अध्यक्षता प्राप्त की थी। भारत ने इस समिति की अध्यक्षता एक बार पहले ही प्राप्त की थी 2011 और 12 में। यह सदस्यों को उनकी सीमाओं के भीतर या सीमा के बाहर किसी भी आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए मदद करता है यह समिति। और इसके साथ देखा जाए तो अभी हाल ही में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य बना है। और इसके साथ ही देखा जाए तो भारत के साथ अन्य देश जो नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको भी गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल अभी हाल ही में हुए हैं। एक दृष्टि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर डालें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका स्थित है। UNSC का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाना इसका उद्देश्य है। और इसके साथ ही देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है इसका। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। तो इसी प्रकार चलते हैं अपने वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है सुधांशु धूलिया, रमेश पवार, महेंद्र कोठारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए सुधांशु धूलिया। उन्हें अभी राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्त किया है। और इसी के साथ देखा जाए तो अनुच्छेद 217 के तहत इन्हें नियुक्त किया गया है। और भारत में अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, जिसमें सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ का है? कलकत्ता का हाई कोर्ट सबसे पुराना है। और सबसे नया हाई कोर्ट कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का सबसे नया हाई कोर्ट अभी बना है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अभी आंध्र प्रदेश के भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। और तेलंगाना में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं। महिला जो हैं हिमा कोहली को नियुक्त किया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट के पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन है? सुधांशु धूलिया। इसी प्रकार अगर संविधान में देखें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो किस में किए गए? संविधान के भाग 6 में किए गए हैं। और अनुच्छेद 214 से 231 तक इसके प्रावधान किए गए हैं कि उच्च न्यायालयों का गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ किस प्रकार की होंगी। इसी प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष की आयु तक को उसको पद धारण कर सकता है। और उसकी आयु के संबंध में अगर किसी तरीके का प्रश्न का पर निर्णय लेना है या किसी तरीके से कोई विवाद है तो उस पर निर्णय राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके लेते हैं। और इस संबंध में राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। इसके साथ ही देखा जाए तो चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के वो भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद से हट सकते हैं या फिर दोनों सदनों के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से वो पद से हट सकते हैं। दोनों सदनों में जो प्रस्ताव पारित होता है किसी अगर पद से हटाना है चीफ जस्टिस को तो उसके लिए दोनों सदनों से 2/3 के विशेष बहुमत से उसी सत्र में जिस सत्र में प्रस्ताव लाया गया है दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। और इसके साथ ही ये प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने फारस की खाड़ी में अपने नए मिसाइल बेस की स्थापना की है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कतर। तो इसका आंसर होगा ईरान। ईरान ने अभी फारस की खाड़ी में के तट पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास नए मिसाइल बेस की स्थापना की है। और ये नया मिसाइल बेस ईरान के
हॉर्मुज़गन प्रांत में स्थित है और किस जल संधि के पास है? हॉर्मुज़ जल संधि के पास है। हॉर्मुज़ जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है और ईरान इसके उत्तरी तट पर स्थित है। इसी प्रकार संयुक्त अरब अमीरात हॉर्मुज़ जल संधि के दक्षिण में स्थित है। ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी जो और सबसे बड़ा शहर तेहरान है। यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? हसन रूहानी। और मुद्रा यहाँ की क्या है? तोमान यानी कि रियाल। अभी वर्तमान में मई 2020 में ईरान ने अपने मुद्रा के नाम को बदला था और क्या नाम रखा था? तोमान नाम रखा था, जो कि पहले क्या था? ईरानियन रियाल हुआ करता था। तो रियाल का नाम बदल के क्या कर दिया? ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम तोमान कर दिया। इसी प्रकार अगर हॉर्मुज़ जल संधि की स्थिति हम मानचित्र पर देखें तो यह कुछ भारत से पश्चिम दिशा में इस प्रकार दृष्टिगत होती है। तो यह हमारा प्यारा देश भारत, और भारत से पश्चिम दिशा में हम जाएंगे तो यहाँ अरब सागर है। अरब सागर से पश्चिम में जाएंगे और तो ओमान देश हमें दिखाई देगा, जो एक अरेबियन देश है, और ओमान देश के उत्तर में है गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी। और उसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, तो यहाँ पर स्थित है। तो इसी प्रकार ईरान जो है इसके उत्तर में स्थित देश है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से मानचित्र पर दिख रहा है कि यह ईरान देश यहाँ है और UAE संयुक्त अरब अमीरात इसके दक्षिण में यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार देखें तो ईरान से लगने वाले देशों की जो सीमाएं हैं, कौन कौन से देश इससे सीमा लगती है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान और इसके साथ ही आर्मेनिया की सीमा ईरान के साथ लगती है और तुर्की और इराक के साथ इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ तुर्की के साथ, इराक के साथ, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ ईरान की स्थलीय सीमा लगती है। उसके साथ ही ये कैस्पियन सागर को भी छूता है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के प्रथम पूर्णकालीन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है डी सुब्बा राव, रवि नारायण मिश्रा, रघुराम राजन, NS विश्वनाथन। तो इसका आंसर होगा रवि नारायण मिश्रा। रवि नारायण मिश्रा अभी भारतीय रिजर्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के प्रथम पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। रवि नारायण मिश्रा को नियुक्त किया गया और इस कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की स्थापना RBI ने मई 2020 में की थी। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और ये पद 3 सितारा जनरल के पद के बराबर है और इसे जुलाई 2020 में बनाया गया था। यह अमेरिकी सेना की IT कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट की निगरानी करेंगे और इसके साथ ही वह अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निष्पादन को भी निर्देशित करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि पुरुषों के टेस्ट मैच में बनने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास मोनाल एंड्रयू, क्लेयर पोलोस्क, एंड्रीना स्मिथ या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा क्लेयर पोलोस्क। क्लेयर पोलोस्क जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाकर पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इससे पहले ICC की डिवीज़न 2 में पुरुषों के वनडे मैच में नामीबिया और ओमान के बीच 2019 के विंडहॉक में खेले जाने वाले पुरुष वनडे मैच में ये पहली महिला होने का भी गौरव इन्होंने हासिल किया है। इसके साथ ही देखा जाए तो ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वॉर्कले। और ICC के CEO कौन है? मनु साहनी। और इसके साथ ही ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन है G आकाश, लियोन मेंडोका,
इवाना मारिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका 14 वर्षीय गोवा से आते हैं। गोवा के 14 वर्षीय लियोन मेंडोका ने इटली में आयोजित एक टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी नॉर्म जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 67th ग्रैंड शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उनसे पहले चेन्नई के खिलाड़ी जी आकाश ने जुलाई में देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बने थे और इसके साथ ही वह दुनिया के 29वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो गोवा के पहले ग्रैंड मास्टर इवाना मारिया फैटोडा जिन्होंने यह उपलब्धि 2011 में हासिल की थी। इसी के साथ देखा जाए तो 2003 में इनसे पहले दुनिया की सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम पर है? वह है रूस के सर्गेई कर्जिकिन के नाम पर है, जो 2003 में इन्होंने हासिल किया था। इसके साथ ही देखा जाए तो ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा प्रदान किया जाता है। ये किया जाने वाला एक टाइटल है, प्रदान किया जाने वाला टाइटल है, जो एक सर्वोच्च खिलाड़ी का टाइटल है जिसे शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियन से अलग हासिल कर सकता है। इसी के साथ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आर्केडी डिक्रोविच। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1924 में। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायफ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राहुल रवि, आर कौशिक, के तुलसी या इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा आर कौशिक। अभी वरिष्ठ क्रिकेट लेखक आर कौशिक द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन रवि शास्त्री ने किया। पूर्व भारतीय टीम के खिलाड़ी रवि शास्त्री द्वारा किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और ये टेस्ट क्रिकेट से संबंधित पुस्तक है और इस पुस्तक में भारत के पिछले 12 टूरों की कहानी को बताया गया है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस मालवाहन गलियारे के नई रेवाड़ी नई मडार खंड का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पूर्वी समर्पित या ईस्टर्न कॉरिडोर या पश्चिमी समर्पित या पूर्वी तट समर्पित या उत्तर दक्षिण समर्पित। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी समर्पित। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड मालवाहन गलियारे के नई रेवाड़ी नई मडार खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और यह हरियाणा के राजस्थान में स्थित है। इसके साथ देखा जाए तो नई अटेली नई किशनगढ़ में इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबे कंटेनर ट्रेन की भी पीएम मोदी ने शुरुआत की है। तो दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन की भी पीएम मोदी ने शुरुआत की, जो कि कहाँ पर की है? न्यू अटेली न्यू किशनगढ़ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन से चलने वाली एरिया में। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? न्यू अटेली टू न्यू किशनगढ़ तक। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि स्तोकर आर्द्रभूमि परिसर को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।